डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज। सीएम धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन में मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। 34 अहम विकास कार्यों का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री धामी ने चमोली में जनजाति समागम 2026 के समापन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये कार्यक्रम हमारी जनजातीय परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर जानलेवा हमला। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ पर मारपीट का आरोप। नाराज कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। विपक्ष ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब जमीन पर उतरती दिखाई देने लगी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए 34 अहम विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं विकसित करना शामिल है। सरकार का दावा है कि यह परियोजनाएं सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास के आधारशिला भी बनेगी। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे और इसकी निगरानी स्वयं उनके स्तर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल आयोजन करना नहीं, बल्कि ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ देना है जहां आने वाले श्रद्धालु बेहतर व्यवस्थाओं से साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेकर लौटे। सरकार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रही है और अखाड़ों व संत समाज से संवाद स्थापित कर पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे दिया है, ताकि कुंभ मेला पूरी गरिमा और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सके। चार धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चार धाम यात्रा के लिए हम जब चार धाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है। अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज्यादा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के बिरही में नीति माड़ा जनजाति कल्याण समिति चमोली की ओर से आयोजित 3 दिवसीय जनजाति समागम 2026 के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करते हुए सभी का अभिवंदन किया एवं भोटिया समुदाय की नीति माड़ा की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ये कार्यक्रम हमारी जनजातीय परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। जनजातीय समाज ने सदियों से अपनी परंपराओं और प्रकृति संरक्षण की भावना को पहचान दिलाने का काम किया है। सीएम धामी ने कहा, हमारे सीमांक क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाई देश के सजग प्रहरी भी हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जनजाति के उत्थान के लिए काम कर रही है। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए क्या विजन है सरकार का और होली के रंग क्या बजट में देखेंगे? देखिए, जो हमारा सामान्य बजट आएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है और विकसित भारत का संकल्प है कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले हर समाज के लोग अपनी आजीविका को बढ़ाएं, अपने जो उनके पारंपरिक बनाए जाने वाले हस्तशिल्प के और पशुपालन के क्षेत्र में जो भी वो काम करते हैं उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत होने चाहिए, सीमांत क्षेत्र मजबूत होने चाहिए। हमारे जो प्रहरी हैं देश के
सीमांत क्षेत्रों में रहने वाला हमारा जनजातीय समाज, उसको भी हर दिशा में आगे आने के लिए मौका मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वन धन योजना हो, चाहे जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो, आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर स्थापित करने हो, अनेक काम, या जनजातीय समाज का बजट 3 गुना करना हो, सभी काम किए जा रहे हैं। और उत्तराखंड की सरकार अपने बजट में इन सबको प्राथमिकता देते हुए हम इसको बजट में समाहित करेंगे। और हमारा बजट भी हर दृष्टि से उन सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएगा जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीखा प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी के बीच पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एआई समिट का विरोध कर कांग्रेस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। प्रदर्शन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी प्रगति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से बढ़ती ताकत को स्वीकार कर रहा है, तब कांग्रेस द्वारा ऐसे वैश्विक महत्व के आयोजन का विरोध करना उसकी नकारात्मक और अवसरवादी राजनीति को उजागर करता है। युवा मोर्चा के वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से देश के विकासात्मक कदमों का विरोध करती रही है और अब एआई समिट को निशाना बनाकर देश की युवा शक्ति और नवाचार की ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति को रोकने का भी प्रयास है। नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत आज तकनीकी क्रांति के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, डिजिटल इनोवेशन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में देश वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। ऐसे समय एआई समिट का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि राष्ट्रहित के खिलाफ कदम है। युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस की इस सोच से यह साफ हो गया कि वह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा से असहज है। उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्र के विकास, तकनीकी उन्नति और भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख से खिलवाड़ करने वाली राजनीति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर राष्ट्र हित में कार्य करने और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बड़ी संख्या में प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारी इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में सभी ने एक स्वर में कहा कि राष्ट्र पहले, राजनीति बाद में। अब देश की तकनीकी प्रगति को रोकने की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध संघ परिसर देहरादून में आंचल कैफे प्लस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कैफे आंचल ब्रांड को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम है। उनकी सोच रही कि आंचल के उत्पाद सीधे जनता तक पहुंचे और इसके लिए एक हाई एंड कैफे की परिकल्पना की गई है, जिसे आज धरातल पर उतार दिया गया है। मंत्री ने बताया कि यह कैफे युवाओं, बुजुर्गों और परिवारों के लिए बेहतर बैठने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी साफ कहा कि मंत्रालय संभालने के बाद से उनकी प्राथमिकता आंचल को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कर रही है, जिससे कि प्रदेश के जन जन तक उत्पाद पहुंच सके। उन्होंने बताया कि यह 8वां कैफे है, जबकि प्लस मॉडल का यह पहला कैफे है। राज्य में अब तक आंचल ब्रांड के 8 कैफे खोले जा चुके हैं। सबसे पहले मैं हमारे समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि एक सोच जो हमने उनके सामने रखी थी आंचल कैफे प्लस की, जो एक हमारा हाई एंड कैफे होगा, जिससे हमारे आंचल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनता तक पहुंच भी पाएंगे, एक अच्छी बैठने की जगह भी होगी, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए खाने के लिए एक अच्छी सुविधा भी होगी। और आज उस सोच को हमने धरातल पर उतारा है। मैं तरुण एंटरप्राइजेस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा और सुंदर कैफे यहाँ पे बना के तैयार किया है। और लगातार एक सोच आंचल के, जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी रहा है कि आंचल को आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, उत्तराखंड में जन जन तक लोगों को आंचल का ब्रांड को पहुंचाना है। और ये 8वां कैफे है, ये प्लस पहला है, लेकिन टोटल में उत्तराखंड में 8 कैफे अभी तक खोल चुके हैं। 4 धाम यात्रा रूट पर भी हमने कुछ कैफेज खोले थे जो बहुत अच्छा चल रहे हैं। गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एक बार फिर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में है। जिला प्रशासन ने हाल ही में उनके आवास स्थित कैंप कार्यालय को लेकर नोटिस जारी किया था।
प्रशासन का दावा है कि कैंप कार्यालय की भूमि अतिक्रमण की श्रेणी में आती है और उसे हटाने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से विधायक अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था। प्रशासन ने साफ कहा था कि यह भूमि अतिक्रमण की जद में है और इससे हटाया जाए। इसी के जवाब में विधायक अरविंद पांडे ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दो टूक शब्दों में कहा, अगर मैं अतिक्रमणकारी हूं तो मेरी संपत्ति को तुरंत तोड़ा जाए, कार्यवाही में देरी क्यों। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में अरविंद पांडे ने जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनके कैंप कार्यालय की जमीन अतिक्रमण में आती है तो प्रशासन बिना भेदभाव के तुरंत ध्वस्तीकरण करे। उन्होंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी को पत्र भी सौंपा है। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव से पहले भी विधायक अरविंद पांडे पर भूमाफिया से जुड़े आरोप लगाए गए थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस पूरे प्रकरण के जरिए विधायक प्रशासन पर पलटवार करने की रणनीति बना रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन अपने आदेश पर कितना सख्त रुख अपनाता है और यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ पर शिक्षा विभाग के निदेशक अजय कुमार नौटियाल से मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगा। घटना के बाद शिक्षा निदेशालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों में दहशत के साथ भारी नाराजगी देखने को मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी मुद्दे को लेकर विधायक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान निदेशक अजय कुमार नौटियाल पर हमला किया गया, जिससे वे घायल भी हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय देहरादून में भर्ती कराया गया। घटना की खबर फैलते ही शिक्षा निदेशालय में कामकाज प्रभावित हो गया। कर्मचारियों में आक्रोश इस कदर बढ़ा कि उन्होंने कथित तौर पर विधायक को कार्यालय के भीतर ही घेर लिया और कमरे में बंद कर दिया। हालांकि बाद में विधायक के समर्थक मौके पर पहुंच गए और दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। घटना के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं है तो सामान्य कर्मचारी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। इसी के चलते कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे विभागीय कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी इस प्रकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने घटना की निंदा करते हुए इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि विधायक की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है। पुलिस भी तथ्यों को एकत्रित कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विवाद की असल वजह क्या थी और किस स्तर पर चूक हुई। फिलहाल शिक्षा निदेशालय में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कर्मचारियों की हड़ताल से शैक्षणिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड के रानीखेत में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान थापला द्वारा औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से सतत आजीविका विकास विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला किसानों और स्थानीय कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त वन क्षेत्र अधिकारी मदन सिंह बिष्ट और वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक इंद्रलाल आर्य ने भगवान धनवंतरी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने औषधीय पौधों की वैज्ञानिक खेती, संरक्षण और विपणन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में 70 से अधिक महिला किसानों और स्थानीय कृषकों ने भाग लिया, जहां उन्हें औषधीय पौधों की खेती से आय के नए अवसरों के बारे में बताया गया। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर वैद रवि नारायण आचार्य ने वर्चुअल माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में संस्थान सहयोग करेगा।
कार्यशाला में शामिल महिला किसानों ने बताया कि उन्हें हिसालू और किलमोड़ा जैसे औषधीय पौधों के उपयोग और उनसे बनने वाली औषधियों के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिससे उन्हें भविष्य में आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और वैज्ञानिक खेती के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया गया। टिहरी गढ़वाल के जिला अस्पताल बैराड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की तैनाती और बेहतर प्रबंधन के चलते अब अधिकांश मरीजों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ईएनटी विशेषज्ञ को छोड़कर लगभग सभी विभागों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिल रहा है और मरीजों का भरोसा अस्पताल पर लगातार बढ़ गया है। अस्पताल में प्रसव सेवाओं में भी बड़ी प्रगति हुई है। यहाँ हर महीने 100 से अधिक प्रसव कराए जा रहे हैं। जनवरी महीने में 27 से 28 सिजेरियन डिलीवरी सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई, जो अस्पताल की बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञों की उपलब्धता का प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि अस्पताल में सामान्य प्रसव के साथ साथ जटिल प्रसव की सुविधाएं भी सुरक्षित तरीके से उपलब्ध हैं। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अमित राय ने बताया कि डॉक्टरों की नियमित तैनाती और बेहतर प्रबंधन के कारण स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं। उन्होंने कहा कि शेष अतिरिक्त पदों को भरने और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्रवासियों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें। देहरादून में सड़क किनारे खुलेआम शराब पीने वाले शराबियों को दून पुलिस ने कानून का पाठ सिखाया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 21 व्यक्तियों को पुलिस ने थाने पर लाया। सभी के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया और सख्त हिदायत दी गई। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार दून पुलिस का अभियान जारी है। जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में अक्सर गुलदार के हमले तो आम बात है। बीते 6 महीनों में गुलदार ने अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया है, लेकिन आज पतरामपुर के दक्षिण रेंज में बाघ ने एक 16 साल के किशोर को अपना शिकार बना लिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पतरामपुर रेंज के दक्षिणी क्षेत्र में भोगपुर तीर्थ नगर नंबर 1 सुंदर नगर में हड़कंप मच गया। बाघ ने 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 16 साल के किशोर अमरीक सिंह को उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वो अपने पक्षियों को चारा डाल रहा था। बाघ ने उस पर हमला उसे घर से लगभग 150 मीटर दूर तक जंगल में ले गया। आसपास के लोगों ने किशोर की चीख पुकार सुनकर उसका पीछा किया और शोर मचाने पर बाघ किशोर को छोड़कर चला गया, लेकिन तब तक किशोर की मौत हो चुकी थी। घटना से परे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वन विभाग घटना के बाद पूरी तरह अलर्ट आ गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस वन्य जीव को पकड़वाया जाए, नहीं तो और भी घटनाएं हो सकती हैं और बच्चों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। मौके पर पहुंचे डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि यह पता चला कि तीर्थनगर में एक बच्चा स्कूल से आया था और वो जंगल की तरफ गया था, तभी उस पर टाइगर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और जो भी विभागीय कार्यवाही है की जा रही है और कोशिश करते हैं कि जो हमलावर टाइगर है उसको परमिशन मांगकर यहां से हटाएंगे और पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा दिया जाता है उसकी कार्यवाही भी तत्काल प्रारंभ कर दी जाए। वहीं जो भी विभागीय कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। पीड़ित परिवार द्वारा नौकरी को लेकर जो मांग की गई है उस पर विचार करते हुए उसी उच्च स्तर पर मामला प्रेषित किया जाएगा और परिवारों के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे।
लोहाघाट नगर क्षेत्र से लड़े चौड़ी राय गांव में एकादशी से प्रारंभ होने वाले पारंपरिक होली पर्व को लेकर ग्रामवासियों ने इस बार इसे भव्य, दिव्य और नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। ग्राम प्रधान जानकी राय की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि होली उत्सव को पूर्ण रूप से नशा मुक्त रखा जाएगा और गाँव का हर परिवार बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएगा। बैठक का संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नरेश राय ने किया। उन्होंने कहा कि चौड़ी राय की होली केवल एक पर्व नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ की पारंपरिक होली को देखने और सुनने के लिए लोहाघाट, चंपावत सहित दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यह सभी ग्रामवासियों की जिम्मेदारी है कि आयोजन अनुशासित, सांस्कृतिक और प्रेरणादायक हो। बैठक में यह भी तय किया गया कि गांव के सभी प्रमुख मंदिरों में पारंपरिक होली गायन किया जाएगा। साथ ही ऋषेश्वर मंदिर में भी विशेष होली आयोजन कर इससे और अधिक भव्य स्वरूप दिया जाएगा। ग्राम प्रधान जानकी राय ने कहा कि होली आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर युवाओं से विशेष अपील की गई कि वे इस सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं और गांव की गरिमा बनाए रखें। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि इस बार चौड़ी राय की होली अनुशासन, संस्कृति और परंपरा की मिसाल बनेगी। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।